ये एक ऐतिहासिक चुनाव है और 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा, जब काउंटिंग होती रहेगी तो पता चल जाएगा कि बिहार की राजनीति की अब दशा क्या होगी और दिशा। राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी दुर्गत और इतनी दुर्बल हो गई है कि वो तीसरे नंबर पे अभी हैं और दूसरे नंबर के लिए वो जोड़ लगाए। तो ये तो ओपन ऑफर है, ओपन ऑफर। फिर दोहराता हूँ मैं। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। कुढ़नी विधानसभा में मौजूद हैं और कुढ़नी विधानसभा बिहार की राजनीति का हॉट सीट बना हुआ है। कुढ़नी में उपचुनाव है और इस उपचुनाव में सभी गठबंधन अथवा सभी दल अपना पूरा ताकत झोंके हुई है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए विकासशील इंसान पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता राजीव मिश्रा जी यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों के लिए मुजफ्फरपुर का जो चुनाव है वह फ्लो टेस्ट माना जा रहा है। यहीं से आप लोग अपना कैरियर शुरू किए थे, आपका पार्टी शुरू किया था यहाँ कैरियर, और बैक टू पेवेलियन है। अभी वर्तमान में तमाम राजनीतिक शीत बसंत देखने के बाद अभी राजनीतिक पतझड़ का मौसम है आपके पार्टी में। तो क्या लग रहा है, फिर से रिवाइव करने की जद्दोजहद चल रही है, कितना सफल हो पाइएगा? देखिए, फिर से रिवाइव करने की जद्दोजहद तो है नहीं। हम लोगों ने ये सिद्ध कर दिया है कि विकासशील इंसान पार्टी बिहार में एक ताकत है। विकासशील इंसान पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, जो बोचहा के चुनाव में जब भी हम अकेले लड़े हैं, चाहे सिमरी बख्तियारपुर में आज से 3 साल पहले लड़े या अभी बोचहा में लड़े, तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि हम लोग एक अच्छी ताकत हैं। और यहाँ पे तो इस बार कुढ़नी में तो बिल्कुल एक अभूतपूर्व तरह की स्थिति है, जहाँ कभी भी ये सोच नहीं सकता था कोई पार्टी की छोटी पार्टी अकेले लड़ेगी और रेस में रहेगी जी। तो अगर आप तो कुढ़नी में काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं और आपको लग भी रहा होगा कि इस बार एक आश्चर्यजनक स्थिति है कि राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी दुर्गत और इतनी दुर्बल हो गई है कि वो तीसरे नंबर पे अभी हैं और दूसरे नंबर के लिए वो जोड़ लगाए हुए हैं, क्योंकि उनकी भी इज्जत और प्रतिष्ठा का सवाल है। हम लोग तो बहुत ही स्मूथ वे में हम लोग चल रहे हैं कुढ़नी में, और हमारे जो उम्मीदवार हैं उनका भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। हमारे नेता मुकेश सहनी जी दिन रात यहाँ पे लगे हुए हैं और हमें बहुत ही अपार समर्थन, जन समर्थन मिल रहा है। हमारी रैलियों में आप देखते होंगे, आप बता दें कि आज तक अभी तक जितनी भी रैलियाँ हुई हैं, किस पार्टी की रैली ऐसी हुई है जैसी हमारी लगातार हो रही है और अभी लगातार होती रहेगी। जनसंपर्क का कार्यक्रम हम लोग घर घर जाके कर रहे हैं, हमारे उम्मीदवार कर रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो स्थिति हमारी बहुत अच्छी है। मुख्य मकसद क्या है? जैसे कि अभी आपने एक होता है कि दिल में जो बात चलती रहती है, दिल में जो प्लानिंग चलते रहती है, वो शब्दों का रूप लेकर के कभी ना कभी बाहर आ जाती है। तो आपने अभी ये कहा कि बीजेपी दूसरे नंबर के लिए फाइट करिए। मकसद क्या है? बीजेपी को सबक सिखाना, बीजेपी से बदला लेना, या फिर इस चुनाव में अपनी पार्टी को रिवाइव करना? देखिए, हम कोई नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई राष्ट्रीय पार्टी स्ट्रगल करे और इस बुरी तरह स्ट्रगल करे, या दूसरी पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं वो स्ट्रगल करे। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हमारे महत्व को आप लोग समझें, और ये बात अब जितनी भी राजनीतिक दल हैं, उसके जो बड़े नेता दिल्ली में बैठे हुए नेता हैं, वो बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप मुझे बता दीजिए कि बिहार में पर्टिकुलरली चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे कोई क्षेत्रीय पार्टी हो, क्या अकेले चुनाव लड़ करके यहाँ पे बहुमत प्राप्त कर सकती है क्या? ये गठबंधन का युग है जी। अगर आप उधर देखें तो महागठबंधन में 7-8 पार्टियां हैं, इधर एनडीए में कई पार्टियां हैं, चिराग जी हैं, पारस जी हैं, और हम लोग अकेले, बिल्कुल अकेले अपने दम पे अपना दमखम दिखा रहे हैं। तो अब ये उन पार्टियों को सोचना है कि आप विकासशील इंसान पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल स्थिति तय है और स्थिति स्पष्ट है कि विकासशील इंसान पार्टी का साथ किसी न किसी गठबंधन को, अगर उसे सरकार बनाना है बिहार में, तो उसको चाहिए होगा। अच्छा, ये आपने स्पष्ट कर दिया है कि ये साथ चाहिए होगा। इतिहास भी हमने देखा है, चुनाव के बाद 2020 की स्थिति भी देखी है, 2019 की भी स्थिति हम लोगों ने देखी है, तो सब कुछ देखा है यहाँ की बिहार की जनता ने। ये बात बताइए, जैसे आपने अभी कहा कि गठबंधन ज़रूरी है, तो बिहार में जो गठबंधन हो रहा है या फिर जो पार्टियाँ उभर करके आ रही है, उसमें जातिगत वोट बैंक का एक समावेश रहता है। तो
मुजफ्फरपुर में जिस कुर्नी विधानसभा में हो रहा है उपचुनाव हो रहा है, वहाँ कुशवाहा का समीकरण बहुत ज़्यादा है। इसके साथ अगर बात करें तो अल्पसंख्यक का समीकरण बहुत ज़्यादा है, यादव का समीकरण बहुत ज़्यादा है। तो क्या लगता है इस तमाम दलों को आप कैसे तोड़ पाइएगा? नहीं, इस पर टूट गया। आप घूम के देख लीजिए, ये अगड़ा और अति पिछड़ा का ये एक अद्भुत संगम है। और मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार की राजनीति की दिशा और दशा ये कुढ़नी उपचुनाव है जो है वो स्थापित करेगा, वो बताएगा कि किस पार्टी को किधर जाना है। इसलिए इस बार का जो ये चुनाव है, कुढ़नी चुनाव, ये एक ऐतिहासिक चुनाव है। और 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा, जब काउंटिंग होती रहेगी तो पता चल जाएगा कि बिहार की राजनीति की अब दशा क्या होगी और दिशा क्या होगी। यानी कि आप क्या इधर भी इशारा कर रहे हैं, इन बातों को आप मान रहे हैं क्या कि महागठबंधन अगर इस चुनाव में हार जाती है तो महागठबंधन में फूट हो सकती है? देखिए, अब ये मेरा कहना उचित नहीं होगा। ये आपको भी पता है कि राजनीतिक दल का जो गठजोड़ होता है वो विचारधारा का गठजोड़ नहीं होता है। वो एक ऐसा मैरिज होता है जिसमें सभी की इच्छा होती है कि उनकी आकांक्षाएं पूरी हों। तो अगर वहाँ पे सब मिल के भी 7-8 पार्टी मिल के भी अगर चुनाव हारते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है, तो उन्हें अपनी दशा के लिए सोचना पड़ेगा और एक नया समीकरण बनेगा। वो आप देखिएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिशा और दशा दोनों तय होगी इस चुनाव के बाद। मतलब समीकरण अभी की स्थिति तो नहीं रहेगी, ऐसा लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस आएंगे बिहार की पॉलिटिक्स में। आगे भी 2024 है, 2025 है, बार बार चर्चा होती है नीतीश कुमार के राष्ट्रीय राजनीति की, बिहार में पॉलिटिकली चेंजेस की बात होती है। तो क्या दिख रहा है कि कुढ़नी इसका एक बड़ा फैक्टर हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक तो अगर बिहार से कोई बिहारी इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो कौन सा ऐसा बिहारी होगा जो ये नहीं चाहेगा कि एक बिहारी भारत का प्रधानमंत्री बने। तो उसमें तो हम बार बार कहते हैं, हमारे नेता भी बार बार कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन राजनीति की जो सच्चाई होती है वो थोड़ी अलग तरह की होती है। जो महागठबंधन है या बाकी जो अब एक पॉलिटिकल पार्टी फोर्सेस नेशनल लेवल पे कौन किसके पीछे आएगा, क्या मिलेगा, वो तो भविष्य बताएगा, समय बताएगा। लेकिन अगर इच्छा की बात करेंगे तो बिहारी होने के नाते हमारी पार्टी, हम सबके चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने। जैसे कि इससे पहले 2 चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, मोकामा में हुए, गोपालगंज में हुए, वहाँ आपका जो दल है वह महागठबंधन को सपोर्ट कर रहा था। तो यह बीजेपी के खींच के कारण था, बीजेपी ने जो आपके साथ किया, विश्वासघात किया, उसके कारण था, या फिर ऐसे ही? देखिए, बीजेपी ने जो विश्वासघात किया, जो हमारे पीठ पे और सीने पे खंजर भोंका, वो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रीय नेताओं का ये निर्णय नहीं था। ये निर्णय बिहार में जो कुछ थोड़े बहुत नेता हैं, ये निर्णय उन्होंने उस तरह से कान भरा कि राष्ट्रीय नेतागण ने कहा कि ठीक है, अभी ये कर लो। दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेताओं के साथ ये थी कि हमारे नेता सीधे दिल्ली क्यों बात करते हैं। अरे भैया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो वो राष्ट्रीय किसी नेता से बात करेंगे ना। गठबंधन अगर होगा या गठबंधन चलाए जाने की बात होगी तो हम लोग उस दिल्ली में जाके वो करेंगे। और वो वही होता रहा है। पिछली बार भी जो 11 सीटें मिली वो दिल्ली का निर्णय था। तो अब आपको अगर ख़राब लगता है तो ये आपकी बात है। आपको अपने पार्टी को के भविष्य को बचाना है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को मजबूत करनी है, या सिर्फ अपना आपस में ही गठजोड़ ये बनाना है, गुट बनाना है, कोई और गुट। 18 तरह का गुट बना के रखा है आपने। भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय पार्टी की क्या स्थिति कर रखी है आप लोगों ने। तो आपको इस पर पुनर्विचार तो करना ही चाहिए, सोचना ही चाहिए। रहा सवाल गठबंधन का, तो हम आगे क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे, हम तो बार बार कहते ही हैं कि निषाद समाज को आरक्षण दे दो, हमारा साथ ले लो। तो ये तो ओपन ऑफर है, ओपन ऑफर। फिर दोहराता हूँ मैं, निषाद समाज को आरक्षण दे दो, हमारा साथ ले लो। अच्छा, जैसे आपने बताया कि मुकेश सहनी जी की अमित शाह जी से लगातार बातचीत होती है, राष्ट्रीय नेताओं से बातचीत होती है, इस फोरम पर वो अपनी बात रखते हैं? हमारी देखिए, ऐसा है राजनीति में संपर्क जो है ना वो हर एक पार्टी से सभी का रहता ही रहता है। ये कभी कोई टूटता नहीं है। और दिल्ली में जहाँ तक संपर्क का सवाल है वो है, कभी नहीं टूटा हमारा। हम लोगों का संपर्क रहा है। हमारा संपर्क सभी गठबंधनों से है।
तो हम क्या आगे करेंगे, आगे हमारी मांग को कौन पूरा करता है, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि हमारी राजनीति आगे। क्या लग रहा है, जैसे जिस तरह से बातचीत हो रही है आप लोगों के साथ जो हुआ, और इसमें आप बिहार बीजेपी के नेताओं को आरोपी या फिर बता रहे हैं कि उनका एक बड़ा हाथ था, उनकी आपने रीज़न भी बताई कि क्यों ये इस तरह की घटनाएं हुई, तो क्या लगता है कि बिहार बीजेपी में अब कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा कुछ? वो तो शुरुआत तो हो ही गई है और चेंजेस बहुत जल्दी दिखेगा आपको। कुर्नी उपचुनाव के बाद वो चेंजेस बिल्कुल नज़र आएंगे आपको। भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं महागठबंधन की राजनीति को भी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को भी बहुत नज़दीकी नज़र रखता हूँ। बहुत नज़दीकी नज़र रख रहे हैं दोनों गठबंधन के राजनीति पर, और उन्होंने एक बड़ा दावा भी किया है कि बीजेपी में जो है चेंजेस होने जा रही है। आपको अभी कुछ ही देर के बाद बीजेपी में, यानी कि जैसे कुर्नी का जो ये उपचुनाव संपन्न होता है इसके बाद बीजेपी में भी चेंज होगा, बिहार की राजनीति में भी परिवर्तन संभव है, क्योंकि आगे लड़ाई बाकी है 2024 का, 2025 का, और इस बार का लड़ाई बेहद खास होने वाला है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ हो, क्योंकि बिहार की राजनीति अपने आप में एक सूचिका जो है स्थापित करने के लिए जानी जाती है। तो राजीव मिश्रा जी अभी हमारे साथ थे और सारे सवालों का बहुत ही बखूबी से जवाब दे रहे थे। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ। कैसा लगता है आपका हमारा एक खास पेशकश, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन लगातार खुले हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।